बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फजलुर रहमान साहब ने अभी तक ना तो मखसूस नशस्तें जो उन्हें दी गई माले गनीमत में, ना तो वो इस्टेब्लिशमेंट को वापस की हैं, ना ही फजलुर रहमान साहब ने अभी तक जो फॉर्म 47 के ऊपर उन्हें आसिम मुनीर साहब ने इस रजीम में तोहफे दिए हैं, ना उन्होंने वो वापस किए हैं, ना ही जो लोग उन्हें तोहफे के तौर पे दिए गए, ना उन्होंने वो वापस किए हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने कोई भी सहूलत अभी तक वापस नहीं की जो उन्हें सरकार की जानिब से या मौजूदा रजीम की जानिब से मिली है, और वो इंजॉय कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को, और उन सारी चीज़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बली से उनके लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, सेनेट से उनके लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, और जो चोरी की माले गनीमत समझ कर ली गई मखसूस नशस्तें हैं, उन नशस्तों पर भी उनकी ख़वातीन तनख्वाहें ले रही हैं या अकलियत के लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब का इनकलाब सिर्फ इतना ही है कि मुझे हीरो माना जाए, मुझे लीडर माना जाए, लेकिन उन्हें लीडर तब माना जाएगा जब वो लात मारेंगे एस्टेब्लिशमेंट की दी हुई उन तमाम चीज़ों और उन तमाम नवाजिशात को जिन पे वो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। जब वो ये कहेंगे कि ठीक है, मैं आपके सारे पोल खोलता हूँ, हर चीज़ सामने रखता हूँ, रजीम चेंज ऑपरेशन में आसिम मुनीर का ये किरदार था, जनरल बाजवा का ये किरदार था, नदीम अंजुम का ये किरदार था, जनरल फैज़ उन दिनों में क्या कर रहा था, और कौन सा जर्नैल इनके साथ मिलकर क्या क्या बातें करता रहा, ये सारा कुछ उन्हें बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि नवाज शरीफ का क्या रोल था, और लंदन में उनकी क्या बातचीत हुई, और किस तरीके से मौजूदा पूरा सेटअप कायम किया गया। जैसा कि जावेद हाशमी को उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि 1.25 साल पहले ये फैसला हो गया था, 15 महीने पहले ये फैसला हो गया था किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। फिर फजलुर रहमान साहब को जितनी सीटें देनी थी उतनी नहीं दी, और यहीं से फजलुर रहमान साहब को गुस्सा आया कि भी मैं तो इक़्तिदार के ख्वाब देख रहा था। फिर उन्हें एक ख्वाब दिखाया गया था कि वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें सदर पाकिस्तान भी नहीं बनाया गया। बहरहाल फजलुर रहमान साहब का जो इनकलाब है वो अभी ज़बानी कलामी वादों तक की है, और ख्वाहिश उनकी ये है कि मुकदमे दर्ज हो जाएँ, कोई थोड़े से बंदे बुंदे गिरफ्तार हो जाए, इक्का दुक्का मार कुटाई के वाक़यात हो जाए, फजलुर रहमान साहब को भी चंद दिन जेल में गुजारने पड़े, तो इससे वो कोई बहुत बड़े कौमी सतह के हीरो बन जाएंगे। देखें बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन जावेद हाशमी साहब हीरो बन गए हैं। ना उनकी कोई बहुत बड़ी जमात है, ना उनके पीछे बहुत बड़े कोई फॉलोअर्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये मानते हैं कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई आदमी हर दौर में खड़ा हुआ, जब इमरान खान साहब के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे तो तब जावेद हाशमी भी इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए थे। जब नवाज शरीफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में गए तो तब जावेद हाशमी नवाज शरीफ के भी खिलाफ हो गए थे। तो जावेद हाशमी ने हर दौर में लंबे अरसे से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया। कम से कम परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद से लेकर अब तक आखिरी 25-30 साल तो उन्होंने शानदार गुजारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और अब मरियम नवाज की हुकूमत ने उनके ऊपर जो पर्चा दिया है वो बिजली चोरी का दिया है। आप अंदाज़ा करें, इतना बड़ा लीडर है, इतनी उसने सऊबतें बर्दाश्त की हैं, और इतनी उसने लंबी लड़ाई लड़ी है। नवाज शरीफ के लिए वो डट कर खड़ा हुआ उस वक्त जब नवाज शरीफ के अपने ख़ानदान में कोई उसके लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, और आज उस शख्स को बिजली चोरी के मुकदमे में मरियम नवाज की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये चीज़ें तो बताती हैं कि शरीफ ख़ानदान की किस नौइयत की सियासत है और किस लेवल के ये लोग हैं। नाज़रीन, नौरीन नियाज़ी की बातचीत चल रही थी, NCCIA ने उन्हें तलब कर दिया है, यानी FIA का वो विंग जो देखता है इन मामलात को कि कोई सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर किसी ने ऐसी बात की है जो काबिल एतराज़ है, तो वो उसके ऊपर फौरी तौर पे मुकदमा करते हैं, बुलवाते हैं। तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया एंकर को भी और नौरीन नियाज़ी साहिबा को भी। तो इनका तो मौक़िफ़ होगा बड़ा सादा। देखिए, अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं या जो करीबी सोर्सेज है जो क्लेम कर रहे हैं, मेरी उनसे बात नहीं हुई अभी तक नौरीन नियाज़ी साहिबा से, उम्मीद है एक आधे दिन में मेरी उनसे बात हो जाएगी तो मैं उनसे पूछ पाऊँगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि वो एक दुखी खातून है, उनका बेटा जो है वो फ़ौजी अदालतों ने पकड़ के सज़ा दे दी, और फ़ौज की तहवील में रहा वो लंबे अरसे तक। 3 साल से उनका बेटा गिरफ्तार है, 3 साल से उनका भाई बेगुनाह गिरफ्तार है, कैद तन्हाई में इन लोगों को रखा हुआ है, निशान इबरत इन्हें बनाया गया है, भाई की आंख ज़ाया हो गई है। और ऐसे माहौल में एक एंकर उनके साथ बैठते हैं और वो कहती हैं जी कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, यानी ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले की बातचीत है, और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोले जो एक दुखी औरत बोल सकती है, जिसका दिल दुखा हुआ हो, जिसको तकलीफ हुई हो, वो तो बदमाएं भी देता है जोड़ियाँ उठा के। यानी अगर ऑफ द रिकॉर्ड लोगों की आप बातचीत सुने, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोग करते हैं सड़कों पे, लोग इतनी इतनी मोटी गालियां देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों को, इस हुकूमत को लोग इतनी गंदी गालियां देते हैं कि कानों से धुएं निकल आते हैं। जो बदवाएं लोग देते हैं मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों को, कानों से धुएं निकल आते हैं।
ऐसी बदवाएं और ऐसी गालियां लोग देते हैं, तो वो ऑन एयर नहीं जाती ना, इसलिए किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होता। लोग ऑफ द रिकॉर्ड बैठते हैं, चार दीवारी के अंदर बैठते हैं, बाहर किसी पार्क में बैठते हैं, कोई सड़क पे मिल जाता है तो लोग झोलियां उठा के बदवाएं कर रहे होते हैं। जो लोगों ने हरमैन शरीफैन के अंदर बदवाएं की हैं ना, इन लोगों के लिए, पाकिस्तान के मौजूदा रजीम के लिए, चाहे उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैल हैं, चाहे उसके अंदर कोई सियासतदान है, चाहे वो जालिमों की सहूलत करने वाले सहूलतकार हैं, तो लोगों ने जो खाना काबा और मस्जिद नबवी में बददुआएं दी हैं ना, वो अगर आप ऑन एयर कर दें तो इनके कानों से धुआं निकल आएगा। ये डर जाएंगे कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। मैंने तो अपने कानों से सुना है, मैंने तो खुद देखा है। मैं 2 मरतबा गया हूँ हरम में और मैंने वहाँ सुना लोग कैसे इनके लिए बददुआ करते हैं और कैसे इमरान खान के लिए इस वक्त दुआएं मांग रहे हैं लोग। तो ये चीज़ें ऑन एयर नहीं जाती, जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें होती हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ही रहती हैं। फिर उन्होंने ये कहा भी था, इमरान खान की बहन ने, कि इसे पब्लिक ना किया जाए। और ये एक सहाफ़ती उसूल है कि अगर किसी ने आपको कोई इंटरव्यू में बात कर दी है, अव्वल तो वो कहते हैं जी ये इंटरव्यू से पहले की बातचीत है और इसका इंटरव्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये उनकी एक ज़ाती भड़ास है, गुस्सा है उस खातून का। मैं यानी ये ओपनली कहता हूँ कि किसी के भी, आप किसी भी खातून के भाई को, उसके बेटे को आप निशाने इबरत बनाएं तो वो आपकी तारीफ तो नहीं करेगी, तो आपके खिलाफ बात करेगी। अब उस बात में हकीकत कितनी है ये तो एक अलग बात है। यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आ जाना और फौरी तौर पे पाकिस्तान का लड़ाई रोक देना, ये सवाल अगर उन्होंने उठाया तो वो बात तो ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, पाकिस्तान ने, याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया के जहाज तबाह किए हैं, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए हैं। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के तैयारे गिराए थे, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम क्लेम करते। लेकिन ये एक कामयाबी है और हमें उस बात पे सबको बतौर पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स ने अपनी बालादस्ती साबित की। अब नौरीन खानम के मामले पर आप आए तो वो क्या जवाब देंगी जाके एनसीसीआईए को? वो साफ जाके कहेगी ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी। आप पूछें उसने पब्लिक क्यों की? 3 महीने पहले की ये बातचीत है और 3 महीने बाद वो एक क्लिप निकाल के जो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड था, जिसके बारे में मैंने मना भी कर दिया था एंकर को कि इसको पब्लिक नहीं करना, तो उसी क्लिप को निकाल कर क्यों दिया गया? ये प्लानिंग के तहत हुआ। अगर ये क्लिप इस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ना आता तो ये क्या करते, कैसे इल्जाम लगाते, कैसे गद्दार करार देते? तो वो क्लिप निकाला गया। देखिए ये जिम्मेदारी होती है सहाफ़ी की कि जो चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। यानी मैं आपको बताता हूं, मुझे शरीफ खानदान ने बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड बताई उस दौर में जब मैं कवरेज करता था। यानी शहबाज शरीफ ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और हमजा शहबाज ने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। कई इनके वुज़रा हैं जिन्होंने मेरे सामने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। इसी तरह पीटीआई के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की। हत्ता के जो पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते थे और हमें कहते थे जी कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड रहती है। उसमें तो वो बहुत बहुत ऐसी बातें करते हैं कि वो पब्लिक हो जाए तो भूचाल आ जाए, लेकिन यह सारा कुछ पब्लिक किया नहीं जाता। लेकिन बिल आखिर एक दिन चीज़ें पब्लिक हो ही जाती हैं। अब जनाब नौरीन खानम को बुलाएंगे तो वो क्या कहेंगी? वो ये कहेंगी जी ऑफ द रिकॉर्ड था, और वो ये कहेंगी मैंने मना किया था ऑन एयर नहीं करना। तो फिर क्या करेंगे? किसी शख्स की सोच के ऊपर तो आप पैरा नहीं बिठा सकते ना। अगर एक आदमी अपने आप में ये समझता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हुई है, तो इस पर कौन सा मुकदमा बनता है? यानी इस पर क्या मुकदमा आप कर सकते हैं? वो प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर रहा, और जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने कहा था कि इसको पब्लिक नहीं करना, ये मेरी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान में कहानी चल पड़ी है कि सबको गद्दार बनाओ, बंगालियों को गद्दार बनाओ, पंजाबियों को गद्दार बनाओ, महाजरों को गद्दार बनाओ, कबायलियों को गद्दार बनाओ, बलोचियों को गद्दार बनाओ, कश्मीरियों को गद्दार बनाओ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गद्दार बनाओ, और सहाफ़ियों को भी गद्दार बना दो। अरशद शरीफ को गद्दार बनाया, फिर शहीद कर दिया। आज वो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन है। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा प्यार जिन लोगों से करते हैं उनमें एक कौन है? अरशद शरीफ है। उसको तो आप गद्दार कहते थे। आसमा जहांगीर को आप गद्दार कहते थे, अहमद मीर को आप गद्दार कहते थे, आप इमरान रियाज को आज गद्दार कहते हैं, आप साबिर शाकिर को गद्दार कहते हैं, आप मुईद पीरजादा को गद्दार कहते हैं, आप वजाद सईद को गद्दार कहते हैं। पाकिस्तान में कितने हमारे जर्नलिस्ट हैं
जिनमें समी इब्राहिम साहब हैं, उन्हें आप गद्दार कहते हैं, और या मकबूल जान को आप गद्दार कहते हैं। आप गद्दार कहते हैं सिद्दीक जान को, क्यों वो गद्दार है? आप सबको गद्दार कहते हैं। सुराब बरकत आपकी नज़र में गद्दार है, आपकी नज़र में अहमद फरहाद भी गद्दार है। बलूचिस्तान से 4 नौजवान अभी उठाए गए हैं ताज़ा ताज़ा, उनमें एक जर्नलिस्ट है वो भी उठाया गया, एक तालिब इल्म है, पढ़ा लिखा नौजवान है खुददार का, वो भी उठाया गया। हब से उसे उठा लिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, वो बंदा लापता हो गया। 4 नौजवान अब गायब हो गए दोबारा, जब मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। तो क्या सारे ही गद्दार है?